मैंने कभी नहीं सोचा था कि डर मुझे अपाहिज बना देगा, लेकिन उस रात यही हुआ। मेरा नाम कुल है और जो चेहरा आज भी मुझे डराता है वो असली नहीं था, वो एक मास्क था, लेकिन उसके पीछे याद वो इंसान के रूप में एक शैतान था। ये बहुत ही मासूमियत से शुरू हुआ। मैं 21 साल का था, काठमांडू की नाइट लाइफ का मजा ले रहा था। नियॉन लाइट्स और म्यूजिक में मुझे बहुत ही ताकतवर महसूस हो रहा था और तभी मेरी मुलाकात आशीष डियोला से हुई। लोग उसे शुगर डैडी के नाम से बुलाते थे, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसकी छवि सबके लिए बहुत रहस्यमयी थी। वो हमेशा एक मास्क पहने रहता था, एक अजीब झुर्रियों वाला मास्क जो उसे बहुत ही बुढ़ा दिखाता था। ये चीज बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाली थी, लेकिन वो हानि पहुंचाने वाला लग नहीं रहा था। उस रात पार्टी के बाद वो मुझे एक खास पार्टी में ले गया। मेरा मन मुझे मना करने की दुहाई दे रहा था, लेकिन उसके पैसों के जोर और शान शौकत ने मेरी आंखों के आगे पर्दा कर दिया। उसने मुझे कभी ना भूलने वाला वक्त का वादा किया और वो सही कह रहा था, बस उस तरह से नहीं जिस तरह मैंने सोचा था। पार्टी तक पहुंचने के लिए ड्राइव बहुत लंबी थी। शहर की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। जब हम उस घर तक पहुंचे तब तक काफी अंधेरा हो गया था। खिड़कियों के सॉकेट खाली थे। मेरी बेचैनी बढ़ गई, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर की हवा घुटन और बदबू से भरी हुई थी। कमरे में बहुत कम रोशनी थी, सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ बल्ब रोशनी दे रहा था, जो रोशनी का जरिया कम और किसी मरते हुए की धड़कन जैसा ज्यादा लग रहा था। आशीष का बर्ताव बदल गया। उसका आकर्षण गायब हो गया और उसकी जगह एक शिकारी आ गया। रिलैक्स, उसने कहा। उसकी आवाज में झूठी तसल्ली थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, पीछे से कुछ हाथों ने मुझे पकड़ लिया। मैं छटपटाया और चिल्लाया, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे। उन्होंने मुझे एक कमरे में घसीटा और मुझे कुर्सी से बांध दिया। आशीष कोने में खड़ा हो गया। अंधेरे में उसका मास्क ऐसा चमक रहा था जैसे वो असली हो। चलो शुरू करें, उसने धीमी आवाज लेकिन प्यार से कहा। पहली जलन मेरे शरीर पर किसी आग के पानी की तरह लगी। उन्होंने आयरन की रॉड को तब तक गर्म किया जब तक कि वो लाल नहीं हो गए और मेरी चीखों पर हंसते हुए मेरी बाहों पर दबा दिया। आंसुओं ने मेरी आंखों की रोशनी को धुंधला कर दिया, लेकिन मैं तभी आशीष को देख सकता था। सर टेढ़ा करके मुझे देख रहा था। क्या तुम जानते हो कि मैं मास्क क्यों पहनता हूँ? उसने आंखें पड़ते हुए पूछा। क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि जब डर हावी हो जाता है तुम क्या बन जाते हो। उन्होंने सिर्फ मुझे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि वो मेरे साथ खेल रहे थे। मेरे डर को देखकर उन्हें मजा आ रहा था। वो रुकते और मुझे पानी देते, यहाँ तक कि मेरे हाथ भी खोल देते थे। और जब मेरे अंदर उम्मीद की किरण जगती तो फिर से मुझे टॉर्चर करते। उनमें से एक कील और हथौड़ी लेकर आया। मेरी उंगली पर पहले वार की आवाज मेरी चीख के पीछे डूब गई। सबसे खराब चीज दर्द नहीं था, बल्कि आशीष के उस मास्क के नीचे की आंखें थी। वो खाली थी, बेजान, जैसे वो किसी इंसान की हो ही ना। एक वक्त आया जब उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। शायद उन्हें यह लगा होगा कि मैं इतना दर्द में और भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन अपनी जान बचाने की तड़प की कोई सीमा नहीं होती। जख्मों से मेरे हाथ सुन पड़ गए थे, लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने रस्सी खोलने की कोशिश की। हर एक पल मेरे शरीर में और ज्यादा दर्द पैदा कर रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। घर परछाइयों और फुसफुसाहट से भरा हुआ था। मैं उन्हें दूसरे कमरे में हंसते हुए सुन सकता था। उनकी आवाजें किसी पूरे सपने की तरह गूंज रही थी। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था तो ठंडी जमीन पर मेरे नंगे पैरों की मुश्किल से कोई आवाज हो रही थी। फिर मैंने उसे देखा। वो मास्क बाहर निकलते हुए कील पर टंगा हुआ था। एक पल के लिए तो मैं सहम गया, जैसे वो कभी भी जिंदा हो सकता था और मुझे रोक सकता था, लेकिन मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। मैं रात के अंधेरे में बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे जख्मों पर चुभ रही थी। मैं भागता रहा। मेरी आंखों के आगे आंसुओं का दर्द छा गया था। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरी कहानी किसी डरावनी फिल्म के प्लॉट जैसी थी, लेकिन जब पुलिस ने मेरे शरीर पर निशान देखे तो उनका बर्ताव बदल गया। हमें सब कुछ बताओ, उन्होंने कहा और मैंने बताया। कुछ दिनों के बाद उसके घर पर रेड की गई। जब उन्होंने आशीष को पकड़ा तब वो मास्क पहनकर डांस कर रहा था। उसके हाथ में ड्रिंक थी और वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे उसे हथकड़ी पहनाई गई, उसने मुड़कर देखा। आखिरकार उसके बिना मास्क वाला चेहरा दिखाई दिया। वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक जवान आम चेहरा, लेकिन फिर भी उसकी आंखें वही थी, डर, खौफ और क्रूरता से भरी हुई। जल्द ही मिलेंगे, उसने मुझे कहा जब उसे वहां से ले जाया गया। मैं खुश हूं कि अब वो सलाखों के पीछे है और कई सारी मासूम जानें बच गई हैं, लेकिन आज भी मैं उस मास्क और मेरी उंगलियों पर डाली गई कीलों के ख्याल से ठीक से सो नहीं पाता। वो आज भी मुझे नाइटमेयर्स देते हैं। आशीष बेशक सलाखों के पीछे है, लेकिन आशीष की परछाई अभी भी आसपास है, जो हमें याद दिलाती है कि शैतान हमेशा अंधेरे में नहीं घूमते। कभी कभी वो हमारे बीच होते हैं, मास्क पहने हुए। नेपाल के 33 साल के आशीष डियोला को शुगर डैडी के नाम से जाना जाता है। उस पर भयानक टॉर्चर देने का आरोप लगा था। डियोला अक्सर क्लबिंग की मदद से छोटी उम्र के लड़कों को अपना दोस्त बनाता, फिर उन्हें अपने घर पर इनवाइट करता, जहां वो उन पर हद से ज्यादा टॉर्चर करता, जिसमें गरम प्रेस, ड्रिल और ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता था।
पीड़ित हुए लोगों का कहना है कि ट्वेला को उन्हें दर्द में देखकर मजा आता था। एक अमीर परिवार से होने के बावजूद जो उसकी लीगल सिचुएशन पर असर डाल सकता है, इस मामले ने न्याय और जवाबदारी के बारे में जरूरी चिंताएं पैदा करती हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि नशे में होना कैसा होता है? ये तैरने जैसा होता है, आजाद होने जैसा, शांति से मरे हुए होने जैसा। मैं पहले से ही एक ऑफिस में था जिसका मुझे एहसास भी नहीं था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया कि शायद मुझ पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। मुझे बस इतना याद था कि मैं उस आदमी के दफ्तर में था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। 55 साल के ये लियाफे है ना? सही बोल रहा हूँ? तुम्हारे लिए आना काफी मुश्किल था। विक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कुछ इस तरह मुझसे कहा जैसे वो मेरा खुद को बचाने का आखिरी मौका था। ये सच है कि मैंने कई साल बुरी आदतों में फंसे रहकर बिताए थे। शराब, ड्रग्स, कोई भी चीज जिसे मैं अपने दिमाग में चल रहे तूफान को भुला पाता, और मैं इस चीज के लिए थेरेपिस्ट के पास गया, ये सोचकर कि वो मुझे बचा सकता है। बेवकूफ, आओ मेरे साथ आओ, उसने मुझसे कहा। उस वक्त मुझे लगा कि ये कितना पागल है, लेकिन वो मुझे एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में ले गया। अचानक मुझे अपने आसपास शैंपेन की बॉटल्स, गोरमे खाना दिखाई देने लगा। हालांकि मुझे शराब की जगह सिर्फ पानी पिलाया गया था, और उसने मुझसे मेरी परेशानियों के बारे में पूछा। वो मुझे अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ले जाता, अपने घर ले जाता, किसी भी ऐसी जगह ले जाता जहां मेरा ध्यान बुरी आदतों पर ना जाए। वो मुझे एक दोस्त की तरह मानता, और हालांकि शुरू में मुझे इन सब चीजों से बहुत नफरत होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसकी बातों में अपना योगदान देना शुरू किया, उसकी सलाहों पर। मुझे याद है जब मैंने उसे बताया कि मुझे नौकरी मिल गई, जब मैंने 1 साल से शराब या ड्रग्स नहीं लिए, वो मेरे लिए बहुत खुश था। क्या तुमने कभी मौत के बारे में सोचा है? कभी कभी वो मुझसे सावधान रहने के लिए अजीब सवाल पूछता, लेकिन मुझे लगता कि वो जानता था कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि जेल में मरने से बेहतर है कि आप आरामदायक मौत से मरे, समझे? और मुझे लगता है कि वो जानता था। मैंने वो 2 साल अपनी जिंदगी को वापस पाने में लगा दिए, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। मैंने अपनी जवानी शराब और ड्रग्स में बर्बाद कर दी है, और कभी किसी औरत के साथ वक्त नहीं बिता पाया था। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी उम्र की किसी लड़की के साथ बाहर जाऊंगा तो कोने से आती हुई कोठे की बदबू मेरी नाक में बस जाएगी। लेकिन ये आसान नहीं था। मेरी उम्र की औरतें, नहीं, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उनसे नफरत है। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ कंधे चढ़ाते हुए कहा। मुझे कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। अब मैं 57 साल का हूँ। 2 साल से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन पिछले 8 महीनों से मैं उसकी तरफ आकर्षित महसूस कर रहा हूँ। ईवा, हालांकि तब मुझे उसका नाम नहीं पता था। वो जवान थी, फ्रेश, उन सब से बहुत अलग जिन्हें मैं जानता था। पता नहीं कब वो मेरा जुनून बन गई। मैं उसे कैफेस पे देखता, दुकानों पर देखता, हर जगह देखता। और हाँ, जाहिर सी बात है, हर बार की तरह मैंने उसका पीछा किया। मैंने कभी उससे बात नहीं की। वो 18 साल की थी, लेकिन उसकी बॉडी, वो कर्व्स, उसके होंठ, उसका शरीर, मुझे वो सब चाहिए था। मैं उसके साथ रहना चाहता था। मैं कल्पना करने लगा कि उसके साथ रहना किसी नशे में होने से कम नहीं होगा। पहले मैंने उसे देखना शुरू किया, लेकिन मेरे अंदर उसके पास जाने का जुनून जगने लगा। मैं उसके चेहरे के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी मुस्कान, अगर मैं उसके करीब गया तो वो क्या करेगी? क्या वो मुझे अपनाएगी? फिर एक दिन मैंने उसे विक्टर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा। उसने मुझे तोड़ दिया था। आखिर उसके साथ क्या कर रहा है? मैंने गुस्से में सोचा। उसे इतनी खूबसूरत लड़की के साथ होने का कोई हक नहीं है। गुस्से से मेरे हाथों ने कोट की जेब में मुट्ठी बना ली। उसे कोई हक नहीं है कि वो उससे बात करे। बेवकूफ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पसंद की औरत से बात करने की? इस भयानक ख्याल ने मुझे घेर लिया। मैं उस चीज पर अपना हक जता रहा था जो मेरी थी ही नहीं। जैसे ही हमारा अगला सेशन हुआ, मैंने विक्टर से इस बारे में बात की। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें खूबसूरत लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा। तुम अपने से कम उम्र की लड़की को डेट तो नहीं कर रहे ना? मैंने बहुत ही मस्ती और आवाज वाली टोन में उससे कहा। नहीं, वो ईवा है, विक्टर ने हल्की से मुस्कान के साथ कहा। एक जवान औरत जो अपने परिवार की परेशानियों से जूझ रही है, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी पेशेंट नहीं है, अब वो मेरी दोस्त बन चुकी है, तुम्हारी तरह। जब मैंने ये सुना तो मेरे अंदर का थोड़ा गुस्सा शांत हो गया, लेकिन फिर मुझे उस पर दोबारा गुस्सा आ गया। आखिर ये उसे अपनी दोस्त कैसे कह सकता है? मैं उसे चाहता था, वो मुझे चाहिए थी, और ये उसके साथ किसी और आम लड़की की तरह बर्ताव कर रहा था। वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की लग रही थी। उसे बात करना काफी मजेदार होगा, है ना? मैंने पूछा। विक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसने अपने आईब्रोज उठाई। कभी कभी मुझे डर लगता था कि वो मुझे कितनी अच्छी तरह जानता था। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं अपने कुछ पेशेंट्स के साथ डिनर करने का प्लान कर रहा था। एक अच्छा मौका होगा। डिनर काफी मजेदार था। एवा मुझ में या मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगा जैसे वो मुझे कम समझ रही थी और मुझे अलग तरह की मुस्कान दे रही थी। उसकी आंखों में कुछ खालीपन था जो मुझे बेचैन कर रहा था। उसकी नजरें सिर्फ विक्टर के रंगे हुए चेहरे और आलीशान संगमरमर के फर्श पर टिकी हुई थी।
मुझे नहीं पता था कि वो इतना अमीर था। ये बात मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन उस नज़र ने मुझे आकर्षित किया। जब विक्टर और वो बात करने लगे तो मेरा दिल टूट गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं वहां खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था, मैं किसी को मारना चाहता था, लेकिन मैं बस शांत रहा। क्या मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता हूं? मैंने दबी हुई आवाज में पूछा। विक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दया के अलावा कुछ और भी झलक रहा था। तुम मेरी वेयरहाउस में कुछ ढूंढने में मदद कर सकते हो? और फिर उसने मेरे सामने ईवा को चूमा। उस बेवकूफ ने मुझसे झूठ बोला था, वो उसके साथ रह रहा था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। हम घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ गए। वहां बेसमेंट में एक बड़ा सा स्टोर रूम था। लाइट्स बहुत धीमी थी और उस कमरे के सन्नाटे ने मुझे घेर लिया। ईवा काफी परेशान लग रही थी। मैं कुछ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, विक्टर ने कहा। इस वक्त तक भी मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। उसने कहा था कि उसके बहुत से पेशेंट्स आएंगे, लेकिन वहां सिर्फ मैं और ईवा थे। फिर उसने बहुत ही धीमी आवाज में हमसे कुछ कहा। मैं इसे एकदम सही छोड़ूंगा। ईवा ने मुश्किल से ही कोई रिएक्शन दिया, और ना ही मैंने। अगली चीज जो मैंने देखी वो थी, उसने लगातार ईवा पर हमला किया। वो चिल्लाने लगी, लेकिन उसने ईवा का मुंह अपने हाथ से दबा दिया जब तक उसने हंसना बंद नहीं किया, और उसके खून से लिपटकर मुझसे नहीं कहा। मैं उसे देखता रहा। इस खूबसूरत शरीर का मजा लेने का यही तरीका होता है, याल। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मेरा सर चकराने लगा। बस इतना जानता हूं कि मैंने फिर से ड्रग्स लेने शुरू कर दी। इस बुरे सपने को भुलाने की जरूरत किसी भी और चीज से कई ज्यादा थी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि नशे में होना कैसा होता है? ये तैरने जैसा होता है, आजाद होने जैसा, शांति से मरे हुए होने जैसा। सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे याद है कि मेरी आंख मेरे घर पर खुली जब मैंने सायरन की आवाज सुनी। पुलिस आ गई थी और वो ईवा के कत्ल के सिलसिले में पूछताछ कर रही थी। हाँ, मैंने उसकी बॉडी को छुपाने में मदद की। मैंने बिना सोचे कहा, जैसे कि वो एक बयान था जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी, और मैं उनके सामने ऐसा खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी आत्मा पहले से ही निकल चुकी थी और अधिकारी परेशान थे। क्या मैंने जो कुछ भी कहा था वो कहने के लिए था, या सच में ऐसा हुआ था? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की 19 साल की लड़की इसाबेल 4 अक्टूबर 2024 अपने दोस्त को एक मैसेज भेजने के बाद गायब हो गई कि उसे रशिया का बेस्ट शुगर डैडी मिल गया है, जिसने उसे बहुत सारे तोहफे दिए हैं और दावा किया है कि वो उसे सेक्स ट्रैफिकर से बचाएगा। 2 दिन बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि 53 साल के मैरेट गानिएव ने सेंट किल्डा ईस्ट में अपने घर में उस लड़की की हत्या कर दी है। 7 अक्टूबर को गानिएव के घर की किचन में हाथापाई की फुटेज सिक्योरिटी कैमरा में कैद हुई, जहां इसला को मुक्का मारते हुए और जमीन पर गिराते हुए देखा गया। गानिएव को अगले दिनों में घर की सफाई करते हुए फिल्माया गया। 19 नवंबर को इसला की लाश लैंडफिल से बरामद की गई, जिसे कुछ दिन रेफ्रिजरेटर में छुपाकर 57 साल के इयाल याफे की मदद से बाहर ले जाया गया। गानिएव इसे गिरफ्तार किया गया और जिस पर हत्या का आरोप लगाया गया है, उसने हत्या की बात से इनकार किया है, लेकिन शव को ठिकाने लगाने की बात को स्वीकार किया। जब आप एक शादी में 45 साल बिता दें तो हर छोटी छोटी बातों पर भी आपका ध्यान आसानी से चला जाता है। नया परफ्यूम, कोई मैसेज पढ़ने के बाद चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, या फिर किसी भी सवाल को बहुत ही समझदारी से नजरअंदाज करना। मुझे हमेशा से ही थॉमस अपने पति पर विश्वास रहा है, लेकिन पिछले साल मुझे लगा कुछ गलत है। इसकी शुरुआत ग्वेन हार्पर से हुई। मेरे पति ने मेरी उससे मुलाकात किसी बच्चे की माँ के रूप में करवाई। क्या थी, मैं एक बच्चे के लिए काम कर रहा हूँ जिसे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की परेशानी है। उसकी मॉम ग्वेन फाइनेंशियल रूप से काफी तकलीफ में है। मैंने कहा है कि मैं इनके काम ढूंढने में मदद करूंगा। मुझे याद है जब मैं ग्वेन से पहली बार मिली, उसके पास सर्जरी की मदद से निखरा हुआ चेहरा था। उसने खुले विचार वाले लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थे और वो मेरे थॉमस को अपने जिस्म का प्रदर्शन करने से रोक नहीं पा रही थी। डॉक्टर बेन, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसने डिनर के वक्त कहा। मैं नहीं जानती कि आपके अच्छे स्वभाव के बिना मैं कैसे संभाल पाती। थॉमस एक स्कूल के बच्चे की तरह खिलखिलाने लगा। पहले तो मैंने उसकी इस कहानी पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसकी कहानी उनके बर्ताव से मेल नहीं खा रही थी। एंग्जाइटी के परेशान बेटे के बारे में दोबारा कभी बात नहीं हुई। अब थॉमस घर के बाहर जाकर फोन पर बातें करने लगा और क्लिनिक में ज्यादा वक्त बिताने लगा। मुझे उसकी जेब से बिल मिले, डिजाइनर बैग, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर, और फिर एक रात मैंने उसकी बातें सुनी। मैं ये करता नहीं रह सकता, तुमने वादा किया था तुम जल्द अपने लिए काम ढूंढ लोगी। मैंने उससे इस बारे में कोई सफाई नहीं मांगी। शायद इसका कारण डर था या फिर मेरा गर्व, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है।
3 महीने बाद थॉमस ने मुझसे कहा कि वो मेडिकल कन्वेंशन के लिए लॉस वेगास जा रहा है। पिछले 10 सालों में ये पहली बार हुआ कि उसने मुझे साथ आने को नहीं कहा। क्या थी, सिर्फ 2 रातों की बात है। उसने मुझे अपनी घड़ी से खेलते हुए यकीन दिलाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे सोचने से पहले आ जाऊंगा। क्या ग्वेन भी वहां होगी? क्या वो भी वहां होगी? मुझे नहीं पता, वो एक मेडिकल रैप है तो वो वहां हो सकती है। ओह अच्छा, तो मेडिकल रैप है। मुझे लगा कि वो तुम्हारे पेशेंट की माँ है। वो एक मेडिकल रैप भी है। उसके बेटे को क्या परेशानी थी? क्या उसके बेटे को क्या परेशानी थी? ADHD, वो स्पेक्ट्रम पर है। ओह, मुझे लगा कि उसे एंजाइटी की परेशानी है। उसने मेरी तरफ देखा। हम दोनों ही जानते थे कि क्या हो रहा है। मैं बस उसकी आंखों में शर्मिंदगी देखना चाहती थी। मैं जल्दी से वॉशरूम में गई और वहां से उसकी शादी वाली अंगूठी ले गई। उसने उसे उतार दिया था और भूल गया था। उम्र हो गई है, वो क्या है ना, मेरी उंगलियां पतली होती जा रही हैं, ये जरूर फिसल गई होगी। मैंने अपने गले से चेन उतारी, उसी अंगूठी को चेन में डाला और उसे अपने गले में पहनने को कहा। वो इस बारे में मुझसे एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो एक छोटा सा सूटकेस और लैपटॉप लेकर चला गया। जब बिना किसी कॉल या मैसेज के 3 दिन बीत गए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। मैंने बार बार उसका नंबर डायल किया, लेकिन वो सीधे वॉइसमेल में जा रहा था। तब जाकर मैंने पुलिस को फोन किया। 2 दिन बाद उन्हें मेरे पति थॉमस की लाश वेगस के किसी हाईवे के बाहर गाड़ी में मिली। उसकी मार मार कर हत्या कर दी गई थी। उसके सर को खून से भरे टॉवल में लपेटा गया था। लंबे कद और भारी आवाज वाले डिटेक्टिव ने साफ साफ बताया, मिसेस पेन, ये कोई लूटपाट नहीं थी, किसी ने बदला लिया है। जब जांच शुरू हुई तो सब कुछ सामने आया। थॉमस का ग्वेन के साथ अफेयर चल रहा था, जो पहले एक पॉर्न स्टार हुआ करती थी। थॉमस कई वक्त से उसका रेंट भर रहा था, उसे महंगे तोहफे दे रहा था और उसके बाकी बिल्स भी चुका रहा था। ये एक चंदे की तरह शुरू हुआ। एक दयालु आदमी ने मदद करने से शुरू किया, लेकिन ग्वेन उस पर हक जताने लगी। सब्र का बांध तब टूटा जब थॉमस ने पैसे भेजना बंद किया। होटल के सिक्योरिटी फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा था कि थॉमस और ग्वेन की लॉबी में किसी बात पर बहस हो रही थी। गवाहों ने भी उन्हें देखा था। तुम एक कीड़े की तरह हो, अब बस बहुत हुआ। ग्वेन को इस तरह नकारा जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड रिक को बुलाया, एक ऐसा आदमी जिसका लंबा चौड़ा पुलिस रिकॉर्ड था। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। रिक एक टायर आयरन लेकर आया और फिर वो होटल की पार्किंग में थॉमस का इंतजार करने लगा। ग्वेन के बयान के मुताबिक थॉमस ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन ग्वेन उससे बदला लेना चाहती थी। उसने रिक से कहा कि वो उसे बुरी मौत मारे। जब पुलिस ने ग्वेन को गिरफ्तार किया तो उसे अपने गुनाह पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी तस्वीर में वो बहुत बोर होती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे कई मौके हैं जिनके बारे में मैं सोचना बंद नहीं कर पाई। जब आखिरी बार मैंने और थॉमस ने एक साथ बैठकर खाना खाया, वो थका हुआ था, उतना बूढ़ा जितना वो पहले कभी नहीं लगा। क्या थी? उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम मेरा सहारा हो, तुमने इतने सालों तक मुझे संभाला है। तब मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे कितनी दूर जा चुका है। ग्वेन को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे 30 साल की सजा सुनाई गई। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि थॉमस कैसे उस औरत की बातों में फंस गया। वो एक महान इंसान था, लेकिन इतने समझदार लोग भी कभी कभी इच्छाओं के पीछे अंधे हो जाते हैं। सबसे मुश्किल चीज उसे खोना नहीं था, बल्कि ये जानना था कि अपनी आखिरी सांसें गिनते समय वो अकेला था और उसे उसी शख्स ने धोखा दिया जिसकी वो मदद करने की कोशिश कर रहा था। इकलौती चीज जिससे मुझे राहत मिलती है वो ये थी कि जब पुलिस को उसकी लाश मिली तब उसके गले में वो अंगूठी थी। ये कहानी डॉक्टर थॉमस बर्चर्ड की सच में हुई हत्या से प्रेरित है, जो एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट थे जिनका पॉर्न स्टार मॉडल केल्सी टर्नर के साथ अफेयर चल रहा था और वो बहुत ही बुरे ढंग से खत्म हुआ। बर्चर्ड ने तब तक टर्नर की फाइनेंशियल तरीके से मदद की जब तक उनके रिश्ते में खटास नहीं आ गई, जिस वजह से लास वेगस के होटल में उन दोनों के बीच बहस हुई। टर्नर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद से बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश एक लावारिस गाड़ी में मिली।